नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम गंगवार और आप लोग देख रहे हैं आपके अपने चैनल स्टडी BRG को। ठीक है, हम लोग अब करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स की चौथी क्लास को। तो आइए समझते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स की कौन सी क्लास हो गई है? चौथी क्लास हो गई। ठीक है, देखिए हम लोग इसमें जो पढ़ रहे थे, मैंने एक टॉपिक को ही समझाया था आपका, रिफ्लेशन। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन और हम लोग पढ़ रहे थे स्टैगफ्लेशन। तो मैंने एक टॉपिक आपको क्लियर किया था इन्फ्लेशन के बारे में। ठीक है, सिर्फ एक वीडियो में मैंने एक ही टॉपिक को क्लियर किया था। आज हम लोग इन सभी टॉपिक्स की यहाँ पर बात करेंगे, डिफ्लेशन से लेकर के स्टैगफ्लेशन तक सारे टॉपिक्स हम लोग यहाँ क्लियर करेंगे। ठीक है, तो किस तरीके से इन्फ्लेशन होता है मैंने आपको बताया, महंगाई होती है, किस पैसे में महंगाई होती है, उन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको यहाँ बता दिया। यदि महंगाई हो जाती है तो लोगों की क्रय शक्ति में कमी हो जाती है। ठीक है, किस प्रकार से कमी होती है, ये सब चीज़ों के बारे में आप लोग वहाँ जान चुके हैं। देखिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा डिफ्लेशन के बारे में। इसको इरेज कर देता हूँ। डिफ्लेशन, मुद्रा संकुचन। क्या टॉपिक होगा? आप कोशिश करें कि इंग्लिश के वर्ड को ही याद करें, हिंदी के वर्ड बहुत जटिल होते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे आपको आगे चल करके भी। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर इंग्लिश के वर्ड्स पर ध्यान दें, आपका हमेशा ही क्लियर रहेगा। तो हम लोग समझ रहे हैं किसके बारे में? डिफ्लेशन के बारे में। ठीक है, देखिए लिखिए मेरे साथ में, फिर मैं आपको समझा दूंगा। कीमतों का निरंतर तेजी से कम होना डिफ्लेशन कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार से अगर देखे जाए बात करें तो ये इसकी मैंने आपको डेफिनेशन बता दी कि इसकी क्या डेफिनेशन है। कीमतों का निरंतर तेज़ी से कम होना, यदि कीमतें लगातार बहुत तेज़ी से कम होती जा रही हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? मुद्रा संकुचन होना। ठीक है, देखिए कैसे कम होंगी, क्या कारण रहते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा समझिए। यदि क्या हो, यदि बाज़ार में मनी सप्लाई को कम कर दिया जाए, बाज़ार में मनी सप्लाई को, जो धन है उसको क्या किया जाए, RBI के द्वारा मार्केट में बहुत कम ध्यान दिया जाए। जब मार्केट में धन कम होगा तो लोगों के पास भी क्या होगा? धन कम पहुंचेगा। जब लोगों के पास धन कम पहुंचेगा तो उनकी जो क्रय शक्ति होगी, परचेजिंग पावर जो उनकी होगी, उसमें क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी उनकी परचेजिंग पावर में। तो जो लोग हैं वो क्या करेंगे? कम वस्तु को खरीद पाएंगे। ठीक है, फिर से एक बार समझेंगे यहाँ पर। देखिए, इन एरोज़ को मैं इसलिए बना कर देता हूँ जिससे आप अच्छे से समझ पाएँ। इस एरो का मतलब होता है कम होना, ऊपर वाले एरो का मतलब होता है ग्राफ का ऊपर उठ जाना। अब समझिए, यदि बाजार में मनी सप्लाई को कम कर दे, RBI, ये जो काम होता है वो सरकार और RBI का होता है, दोनों मिलकर इस काम को करते हैं। यदि सरकार और RBI दोनों लोग मिलकर क्या करें कि बाज़ार में जो धन की उपलब्धता है, जो तरलता है, उसको क्या कर दें? कम कर दें। तो उससे क्या होगा? लोगों के पास धन कम पहुंचेगा, और जब लोगों के पास धन कम पहुंचेगा तो लोग क्या करेंगे? कम से कम वस्तु को खरीद पाएंगे। तो लोगों की जो क्रय शक्ति है वो क्या होगी? कम हो जाएगी। इससे क्या होगा कि जो डिमांड है लोगों की वो क्या होगा? घट जाएगी। लोगों की जो डिमांड है वो भी घट जाएगी। जब ऐसा होगा तो फिर प्राइस क्या होंगे? प्राइस भी यहाँ पर कम हो जाएंगे। जब ये सब होगा तो प्राइस क्या होगा? प्राइस कम हो जाएगा, कीमतें कम हो जाएंगी। फिर से एक बार समझिए, यदि जो RBI है, RBI और सरकार मिलकर क्या करे कि बाज़ार में जो धन की उपलब्धता है, जो मनी सप्लाई है, उसको क्या कर दिया जाए? कम कर दिया जाए। तो इससे क्या होगा? लोगों के पास धन कम पहुंचेगा और वो कम वस्तु को खरीद पाएंगे। मतलब लोगों की जो क्रय शक्ति है वो कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब लोगों के पास जब धन कम है तो वो बाज़ार कम जाएंगे, अपनी डिमांडें कम करेंगे, कम चीज़ों को खरीदेंगे, तो उनकी डिमांड क्या होगी? कम हो जाएगी। और जब डिमांड उनकी कम हो जाएगी तो क्या होगा?
कीमतों में कमी हो जाएगी। इसी बात को हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्लेशन कहते हैं। ठीक है, अब समझिए पॉइंट के हिसाब से मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला पॉइंट बना के आप चाहें तो लिखना चाहें तो लिख लीजिए, बाजार में मनी सप्लाई को कम कर दिया जाता है। ठीक है, नंबर 2 की यदि हम बात करें यहाँ पर, तो फिर क्या होगा, यहाँ से जैसे मैंने बताया मैं वैसे आपको लिखवा रहा हूँ, लोगों की क्रय शक्ति क्या होगी, कम हो जाएगी। लोगों की जो क्रय शक्ति है वो कम हो जाएगी। फिर क्या होगा, लोगों की डिमांड कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये जो स्थिति होगी, ये वाली जो स्थिति होगी वो क्या होगी, डिमांड जो होगा वो क्या है यहाँ पर, डिमांड अब सप्लाई से क्या होगा, कम हो जाएगा। और जब डिमांड सप्लाई से कम होता है तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जब डिमांड सप्लाई से कम होता है तो उस बाज़ार को हम लोग क्रेता बाज़ार कहते। मैंने पहले ही आपको इस चीज़ के बारे में बताया था। तो जिससे प्राइस क्या होते हैं, हमारे कम हो जाते हैं। ये तो मैंने आपको समझाया था, यदि डिमांड सप्लाई से कम हो जाए तो प्राइस हमारे कम होंगे और क्या कहलाएगा, क्रेता बाज़ार कहलाएगा। तो क्या होगा, लोगों की डिमांड यहाँ कम हो जाएगी और जिससे क्या होगा, कीमतें घटने लगेंगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आप देखिए, जब लोगों की क्रय शक्ति कम हो जाती है, इसका मतलब ये होता है कि जो मनी है, जो धन है, उसकी शक्ति बढ़ रही है, वैल्यू ऑफ मनी बढ़ रही है, धन की ताकत बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है उसको भी समझिए। देखिए, यदि लोगों की क्रय शक्ति कम होगी तो वैल्यू ऑफ मनी धन की शक्ति बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी, ये हम आपको अभी समझाते हैं। यदि लोगों की क्रय शक्ति कम हो रही है तो धन की वैल्यू क्या होगी, वहाँ पर बढ़ जाएगी। आइए समझ लीजिए, यदि ये टेलीविज़न है, हम इस टेलीविज़न को 20,000 रुपये में खरीदते थे। कितने में खरीदते थे, 20,000 रुपये में। अब क्या हुआ, कीमतें कम हो गई। जब कीमतें कम हुई तो क्या हुआ, ये जो टेलीविज़न है हमारा, वे कितने रुपए में मिलने लगा हमको, 10,000 रुपये में। कितने में मिल रहा है ये टेलीविज़न हमें, 10,000 रुपये में मिलने लगा। सपोज कर लीजिए, समझिए मेरी बात को, यदि ये टेलीविज़न पहले हम 20,000 रुपये में खरीदते थे तो इस 20,000 रुपये की ताकत थी कि यह हमें एक टेलीविज़न दिलवा पा रहा है। लेकिन अब क्या हुआ, इसकी कीमत कम हो गई। जब इसकी कीमत कम हो गई, कितनी हो गई, 10,000 रुपये हो गई। तो अब इस 10,000 रुपये में जो ताकत है वो क्या है कि वो एक टेलीविज़न दिलवा पा रहा है। इसका मतलब 10,000 रुपये की ताकत 20,000 रुपये के बराबर हो रही है। ठीक है, अब समझिए यहाँ से। अब इस समय की वर्तमान की स्थिति क्या है कि हम 10,000 रुपये में एक टीवी खरीद पा रहे हैं। इसका मतलब कि 20,000 रुपये में कितनी टीवी खरीद पाएंगे, 2 टीवी खरीद पाएंगे। पहले हम 20,000 रुपये में एक टीवी खरीद रहे थे, अब 20,000 रुपये में कितनी टीवी खरीदने लगे, 2 टीवी खरीदने लगे। इसका मतलब ये हो कि धन की ताकत बढ़ गई है। ठीक है, उसी धन में पहले हम एक टीवी खरीद पाते थे, लेकिन अब हम उसी धन में 2 टीवी खरीद पा रहे हैं। इसका मतलब ये कि अब धन की वैल्यूएशन ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि यदि लोगों की क्रय शक्ति कम होगी तो वैल्यू ऑफ मनी बढ़ जाएगी। ठीक है, देखिए ये हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हुए। अब देखिए इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं रिफ्लेशन के बारे में। क्या पढ़ते हैं, रिफ्लेशन। देखिए अगला टॉपिक आपका आ रहा है रिफ्लेशन। एक चीज़ और आप डिफ्लेशन में, अगर मैं यहाँ बता दूँ आपको, डिफ्लेशन में एक चीज़ और आपको बताना चाह रहा हूँ डिफ्लेशन में, कि जो डिफ्लेशन होता है, डिफ्लेशन जो होता है, जो डिफ्लेशन है वो 1/इन्फ्लेशन
इसका मतलब ये चीज़ मैं आपको आगे चलकर भी बताऊंगा, ये चीज़ हम लोग बाद में पढ़ेंगे सबसे, तब हम इसके बारे में बताएंगे। चारों के कौन, आपको मैं रिलेशंस के बारे में बताऊंगा, ये चारों में कैसा क्या संबंध होता है। तो डिफ्लेशन जो होता है वो इन्फ्लेशन के विपरीत संबंध होता है, विपरीतार्थक होता है, विरोधाभास प्रकट करता है, ठीक है, विपरीत संबंध रखता है ये, ठीक। इसको आगे चलकर मैं थोड़ा सा और क्लियर करूँगा। अब हम पढ़ते हैं रिफ्लेशन के बारे में। तो आइए रिफ्लेशन समझते हैं। देखिए रिफ्लेशन क्या है। देखिए रिफ्लेशन, देखिए डिफ्लेशन को नियोजित और नियंत्रित से ऐसे मत लिखिए, थोड़ा सा चेंज करके लिखवा दे रहा हूँ। देखिए ये जो होता है रिफ्लेशन जो होता है, पहले समझ लें इसको। रिफ्लेशन जो होता है वो डिफ्लेशन को नियंत्रित करने का तरीका होता है। रिफ्लेशन जो है वो डिफ्लेशन को नियंत्रित करने का तरीका है। यदि डिफ्लेशन है, ठीक है, मुद्रा संकुचन है, इस समय कीमतें बहुत कम हैं, तो उनको धीरे धीरे करके कैसे उठाया जाए, कैसे उसको नियंत्रित किया जाए, ये नियंत्रित कौन करता है? सरकार और आरबीआई दोनों लोग मिलकर करते हैं। सरकार और आरबीआई दोनों लोग मिलकर इस काम को करते हैं कि इस कीमतों को कैसे धीरे धीरे उठाया जाए, ठीक है। वही चीज़ जो होती है हम लोगों की रिफ्लेशन कहलाती है, ठीक है। देखिए इसको साथ समझिए थोड़ा सा। सरकार और आरबीआई ये दोनों लोग मिलकर क्या करेंगे? सरकार और आरबीआई, पहले थोड़ा सा समझ लीजिए, इसके बाद मैं लिखवा दूंगा। सरकार और आरबीआई दोनों लोग मिलकर क्या करते हैं? प्राइस को उठाते हैं। कैसे उठाते हैं? जो मनी सप्लाई है उसको बाज़ार में थोड़ी सी ज़्यादा करते हैं। अभी मैं आपको ग्राफ बना के इस चीज़ के बारे में ठीक से समझा दूंगा। मनी सप्लाई को क्या करेंगे? बाज़ार में तरलता अधिक उपलब्ध कराएंगे। अब जब बाज़ार में तरलता अधिक उपलब्ध हो जाएगी तो उससे क्या फ़ायदा होगा? लोगों की जो क्रय शक्ति है वो क्या होगी? बढ़ जाएगी। क्रय शक्ति का मतलब परचेजिंग पावर, इसे आप क्रय शक्ति कहिए या परचेजिंग पावर। तो क्या होगा? लोगों की क्रय शक्ति बढ़ जाएगी। अब जब लोगों की क्रय शक्ति बढ़ गई है तो क्या होगा? यहाँ से लोगों की डिमांड बढ़ने लगेगी। क्या होगा? लोगों की डिमांड बढ़ने लगेगी। और जब डिमांड बढ़ने लगेगी तो यहाँ से क्या होगा कि कीमतें बढ़ने लगेंगी। कीमतें बढ़ने लगेंगी और ये सब जो होगा वो किस प्रकार से सरकार करेगी? नियोजित और नियंत्रित तरीके से, नियंत्रित तरीके से जो है सरकार इस काम को करेगी, ठीक है। तो इससे हमारी क्या होगी कि जो हमारी मुद्रा संचलन थी, जो हमारी कीमतें कम थी, वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगी? कीमतें बढ़ जाएंगी। आइए समझते हैं ग्राफ को लेकर के। इसको देखिए आप, ये हम मानकर चलते हैं कि जनरल प्राइस लेवल है, ये जनरल प्राइस लेवल। और इस पर क्या होता है? इस पर जो डिमांड है वो क्या होगी? सप्लाई के बराबर होगी। देखिए इस पर जो डिमांड है वो क्या होगी? सप्लाई के बराबर होगी। और इससे क्या होंगी? जो कीमतें हैं, इससे जो कीमतें हैं वो क्या होंगी? ना ही अधिक होंगी और ना ही कम होंगी। ना ही कीमतें अधिक होंगी और ना ही कीमतें यहाँ पर कम होंगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऐसी स्थिति में ग्राहक और दुकानदार दोनों को लाभ होता है। दोनों को क्या होगा? लाभ होगा। आप पुरानी वीडियो देखिए, मैं आपको वहाँ ये चीज़ समझा चुका हूँ, ठीक है। एक ही प्राइस लेवल है, इस पर कीमतें चल रही हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ना ही ग्राहक को दिक्कत होगी और ना ही यहाँ पर दुकानदार को दिक्कत होगी। दुकानदार भी फ़ायदा ले रहा है और ग्राहक भी फ़ायदा ले रहा है और मज़े से ये बाज़ार हमारा चल रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ। कीमत यहाँ से गिरनी स्टार्ट हुई और बहुत तेज़ी से कीमतें गिर गई।
ठीक है। ऊपर यदि कीमतें जाएंगी इससे तो इन्फ्लेशन कहलाएगा, महंगाई कहलाएगा, और यदि कीमतें इससे नीचे आएंगी तो डिफ्लेशन कहलाएगा, मुद्रा संरक्षण होगा। अब यहाँ आके क्या हुआ, ये स्थिति हो गई डिफ्लेशन की, ठीक है। और यहाँ क्या हो रहा है कि कीमतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी हैं। अब सरकार क्या करेगी, यहाँ पर नियंत्रित और नियोजित तरीके से क्या करेगी, इस ग्राफ को ऊपर उठाएगी इस प्रकार से, ठीक है। धीरे धीरे कीमतों को ऊपर उठाएगी और ये क्रिया हमारी क्या कहलाती है, ये क्रिया कहलाती है हमारी रिफ्लेशन। क्या कहलाती है ये क्रिया, रिफ्लेशन कहलाती है। जहाँ पर क्या होता है, कीमतों को नियोजित और नियंत्रित तरीके से धीरे धीरे उठाया जाता है। और इस काम को कौन करता है, इस काम को करती है आरबीआई और सरकार एक नियोजित तरीके से, एक नियोजित तरीके से क्या करेगी, यहाँ पर आरबीआई और सरकार इस काम को करेगी, जिससे कि कीमतें जो है हमारी वो ऊपर उठ जाएं और ये कीमतें हमारी कहाँ आ जाएं, जनरल प्राइस लेवल पर आ जाएं, ठीक है। अब मैं एक बार दोबारा इसको समझा दे रहा हूँ, हो सकता है आपको पूरा समझ आ गया हो ठीक से, कि बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया यहाँ पर। सरकार और आरबीआई इस काम करती है, क्या करती है कि बाज़ार में मनी सप्लाई, जो धन की आपूर्ति है, जो धन की तरलता है, उसको क्या करेगी, बढ़ा देगी। जब बाज़ार में धन ज़्यादा आएगा, लोगों के पास धन ज़्यादा पहुँचेगा, तो वहाँ पर क्या होगा, लोगों की जो क्रय शक्ति है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। लोगों की क्रय शक्ति क्या होगी, यहाँ पर बढ़ जाएगी, ठीक है। अब जब क्रय शक्ति बढ़ जाएगी लोगों के पास, तो वो क्या करेंगे, धन उनके पास ज़्यादा है, बाज़ार ज़्यादा जाएंगे, बाज़ार से ज़्यादा सामान खरीदेंगे, तो वो डिमांड को बढ़ाएंगे। और जब डिमांड बढ़ती है तो क्या होता है, प्राइस बढ़ने लगते हैं, प्राइस बढ़ने लगेगा, ठीक है। ये हमने ग्राफिक देखा, क्या देखा हम लोग यहाँ पर, कि ये एक जनरल प्राइस लेवल हमने इसको बना रखा है, जहाँ पर डी बराबर एस बराबर जो हमारा कीमत है, ना ही बहुत अधिक है और ना ही बहुत कम है। ग्राहक और दुकानदार को दोनों को यहाँ पर क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। डिमांड और सप्लाई का जो चक्र है यहाँ पर वो बराबर है। कीमतें यहाँ से गिरनी स्टार्ट हुई और गिरते गिरते तेज़ी से गिरी, कि डिफ्लेशन का मतलब होता है कीमतों का बहुत तेज़ी से गिरना, और कीमतें गिर के कहाँ आ गई, यहाँ आ गई। तो इस स्थिति में देख रहे हैं आप, तो कीमत बहुत कम है। अब इसको सरकार क्या करेगी, सरकार और आरबीआई मिल करके इसको उठाएंगे, इस ग्राफ को क्या करेंगे, वो उठाएंगे। और जैसे ही इस ग्राफ को उठाएंगे, ये प्रक्रिया जो होगी ये क्या करेगी, ये डिफ्लेशन को नियंत्रित करेगी। ये जो प्रक्रिया है वो क्या करेगी, जो डिफ्लेशन है उसको क्या करेगी, ये नियंत्रित करेगी। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेशन कहते हैं। कि डिफ्लेशन को नियंत्रित करना, नियोजित और नियंत्रित तरीके से, वो क्या कहलाता है, रिफ्लेशन कहलाता है। मतलब प्राइस लेवल जो था हमारा बहुत नीचे था, इसको धीरे धीरे करके ऊपर उठाना है और हमें जनरल प्राइस लेवल पर लेकर इसको आना है, ठीक है। तो आरबीआई और सरकार को ये कार्य नियोजित और नियंत्रित तरीके से करना होता है, जिससे कि महंगाई बहुत तेज़ी से ऊपर ना चली जाए, ठीक है। तो ये था हम लोगों का रिफ्लेशन के बारे में, ये हमारा रिफ्लेशन है, ठीक है। देखिए डिफ्लेशन को नियोजित और नियंत्रित तरीके से सरकार और आरबीआई मिलकर ग्राफ को ऊपर उठाते हैं, तो यही क्रिया हमारी क्या कहलाती है, डिफ्लेशन कहलाती है। देखिए इसको आगे समझिए थोड़ा सा। और ये जो क्रिया होती है, इसको जो सरकार है, सरकार और आरबीआई जानबूझकर मनी सप्लाई को मार्केट बाजार में बढ़ाती है, ठीक है। जो सरकार और आरबीआई है वो जानबूझकर क्या करता है, मनी सप्लाई को मार्केट में बढ़ाता है, जिससे कि
डिमांड बढ़ जाए, जिससे कि सप्लाई की अपेक्षा में डिमांड क्या हो, बढ़ जाए, और हमारा जो प्राइस का लेवल है वो क्या करने लगे, उठने लगे, जिससे कि जो हमारा डिफ्लेशन है, क्या डिफ्लेशन वो क्या हो जाए, डिफ्लेशन कवर हो जाए। इससे क्या होगा, जो हमारा डिफ्लेशन है वो कवर हो जाए। ठीक है, तो ये क्रिया जो थी हमारी वो कौन सी थी, रिफ्लेशन की क्रिया हमारी कहलाती है। ठीक है, अब देखिए अगला टॉपिक है यहाँ पर आपका डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन कौन सा है, डिसइन्फ्लेशन। आइए इसके बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ पर भी मैं आपको पहले समझा देता हूँ, बाद में हम लोग इसको नोट कर लेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पर भी वही काम है, कौन करेगा, सरकार और आरबीआई मिलकर क्या करेंगे ये लोग, कि मार्केट में मनी सप्लाई को कम कर देंगे। क्या करेंगे, मार्केट में मनी सप्लाई को कम करेंगे। ठीक है, मनी सप्लाई को कम करेंगे। जैसे ही मनी सप्लाई कम करेंगे तो लोगों की जो परचेजिंग पावर है, जो क्रय शक्ति है, जब धन कम हो जाएगा तो उनकी जो परचेजिंग पावर है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो परचेजिंग पावर जो लोगों की है, जो क्रय शक्ति है, वो भी क्या होगी, यहाँ पर कम हो जाएगी। अब जैसे ही परचेजिंग, लोगों के पास धन ही नहीं रहा, जब लोगों के पास धन नहीं है तो डिमांड क्या होगा, डिमांड भी कम हो जाएगा। क्या होगा, कम हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में जो हमारी प्राइस है, कीमतें जो हम धीरे धीरे क्या करेंगी, गिरना स्टार्ट करेंगी। और ये प्रक्रिया जो पूरी होगी सरकार के द्वारा होगी, सरकार और आरबीआई के द्वारा नियोजित तथा नियंत्रित तरीके से। ऐसा नहीं कि बहुत तेजी से इस काम को किया जाएगा। ठीक है, तरीके से। और ऐसी स्थिति में जो हमारा इन्फ्लेशन है, वो क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। इन्फ्लेशन हमारा क्या होगा, ऐसी स्थिति में कवर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको एक ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ के माध्यम से इसको हम लोग समझ लेते हैं। मैं यहाँ बना लेता हूँ इस ग्राफ को। ठीक, तो ये आप पहले भी जान चुके हैं कि D = S = आप कह सकते हैं कि P कि डिमांड जो है वो एस के बराबर है, सप्लाई के बराबर होगी। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि प्राइस बहुत ना तो अधिक होगा और ना ही प्राइस बहुत कम होगा। इसीलिए इसको नाम दिया गया जनरल प्राइस लेवल। क्या नाम दिया गया, जनरल प्राइस लेवल। लेकिन अब कीमत नीचे नहीं आई है, कीमत कहाँ चली गई है, ऊपर चली गई है। इन्फ्लेशन हो रही है, महंगाई हो गई है, कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। मतलब ग्राफ उठ के कहाँ चला गया, ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, समझना मेरी बात को। अब क्या हुआ, कीमतें बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ी और यहाँ कीमत पहुँच गई है। और ये कीमत क्या फैला रही है, इन्फ्लेशन। देखिए इन्फ्लेशन जो होता है, जो इन्फ्लेशन होता है वो 3 से 4% तक तो होना चाहिए। इससे कम बढ़ का जो इन्फ्लेशन होता है वो नुकसानदायक होता है। मार्केट में 3 से 4% इन्फ्लेशन तो रहनी ही चाहिए। ये इधर भी क्वेश्चन पूछी जाती है, इसको थोड़ा ध्यान रखें। देखिए अब क्या करेगी, बहुत ज़्यादा जब इन्फ्लेशन हो गई है, कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ये सारे क्वेश्चन ही नहीं से मिलेंगे आपको। जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो यहाँ से मिलेंगे। मैं आपको क्वेश्चन भी आगे चल के कराऊंगा, तो जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं वो सब यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, इसलिए इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ लेना। आगे मैं जब इनको क्वेश्चन कराऊंगा एक बार पढ़ के आना, सारे के सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। तो सरकार क्या करेगी, इस प्रकार से नियोजित और नियंत्रित तरीके से कीमतों को क्या करेगी, कम करेगी। और ये जो घटना कहलाएगी वो हमारी क्या कहलाती है, डिसइन्फ्लेशन। मतलब कीमतों को क्या कर रही है यहाँ पर सरकार, नियोजित और नियंत्रित तरीके से क्या करेगी, यहाँ पर कम करेगी। ठीक है, जब ऐसी स्थिति होगी तो ये घटना क्या कहला रही है यहाँ पर, ये घटना हमारी डिसइन्फ्लेशन कहला रही है। जब ये हमारा जो है क्या कहते हैं इसको, इन्फ्लेशन को कम कर रहा है। ठीक है, जब इन्फ्लेशन को ये कम कर रहा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, डिसइन्फ्लेशन कहेंगे, इसको नियंत्रित करने के तरीके को। ठीक है, अगला टॉपिक हम लोगों का यहाँ था। अच्छा ठीक है, अब इसमें हम लोग चारों में एक संबंध देखें। देखिए पहले मैं समझा रहा हूँ, उसको समझ लेना, बाद में ही नोट करना। एक ग्राफ बना के मैं आपको समझा दूंगा और नोट करा दूंगा। पहले सिर्फ समझ लीजिए कि क्या है इन्फ्लेशन।
इन्फ्लेशन क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होता है डिफ्लेशन का, होता है ना, मैंने आपको शुरू में बताया था। इसका मतलब ये हुआ कि डिफ्लेशन जो है वो इन्फ्लेशन का व्युत्क्रमानुपाती होगा। समझते रहना, यही बात आपको समझनी है। इसी से ग्राफ को समझना है, और ग्राफ से भी सारे पॉइंट आपके निकल के आएंगे। ये समझना है, इससे ग्राफ समझना है, और ग्राफ से आपको पूरा पॉइंट क्लियर करना, रटना कुछ नहीं, सिर्फ समझ लेना है। इन्फ्लेशन जब डिफ्लेशन के व्युत्क्रमानुपाती होगा तो डिफ्लेशन इन्फ्लेशन के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब इसको किसको मैं बात कर रहा हूँ, इन्फ्लेशन को, किसको, इन्फ्लेशन को। इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने का जो तरीका है वो क्या है, डिसइन्फ्लेशन। अभी मैंने जो इससे पहले टॉपिक समझाया था वो यही तो था कि यदि प्राइस लेवल ऊंची हो गई तो उसको धीरे धीरे ऐसे कम किया जा रहा है, तो ये प्रक्रिया क्या कहला रही थी, डिसइन्फ्लेशन कहला रही थी। इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने का तरीका डिसइन्फ्लेशन कहला रहा था, ठीक है। और इसको नियंत्रित करने का तरीका क्या है, वो था हमारे पास रिफ्लेशन। इसको भी मैंने एक ग्राफ के माध्यम से बताया था, जब इस प्रकार से हम इसकी कीमत को बैलेंस कर रहे थे, जब प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो गए थे, जब डिफ्लेशन की स्थिति थी, उसको जब नियंत्रित कर रहे थे तो क्या हो रहा था, रिफ्लेशन हो रहा था। मैं आपको बता चुका हूँ, क्लियर। अब देखिए, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का व्युत्क्रमानुपाती, डिफ्लेशन इन्फ्लेशन का व्युत्क्रमानुपाती हुआ। इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने का तरीका डिसइन्फ्लेशन है, और डिफ्लेशन को नियंत्रित करने का तरीका क्या हुआ, रिफ्लेशन हुआ। इसका मतलब है कि ये दोनों जो आपस में हैं वो कैसे हो जाएंगे, विपरीत। ये भी आपस में कैसे हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएंगे, ठीक है। देखो, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है, नोट करना है, कर लीजिए फटाफट। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब इसको हम लोग ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। देखिए, मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ, जो मैंने दो ग्राफ बनाए थे उन दोनों ग्राफों को अब मैं जोड़ रहा हूँ। कैसे जोड़ रहा हूँ इसको समझिए। ये है जनरल प्राइस लेवल, जहाँ डिमांड और जो हमारी सप्लाई है वो आपस में बराबर होगी, जिससे कि ग्राहक और दुकानदार दोनों को फ़ायदा होगा। तो यहाँ जो कीमतें हैं वो बहुत तो ना तो ज़्यादा ही और ना ही बहुत कम है, और इसको हमने क्या नाम दे दिया, जनरल प्राइस लेवल, ठीक है। ये घटना जो है, अगर ऐसे ये प्राइस नीचे जा रहे हैं तो ये घटना क्या कहलाएगी, ये घटना आपकी कहलाएगी डिफ्लेशन। यदि प्राइस ऊपर जा रहे हैं इस प्रकार से ये, तो ये घटना क्या कहलाएगी, रिफ्लेशन। रिफ्लेशन का मतलब है कि कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और डिफ्लेशन का मतलब है कि कीमत बहुत ज़्यादा कम हो गई है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। इसका मतलब है कि कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और इसका मतलब ये होगा कि कीमत बहुत ज़्यादा कम हो गई। अब समझिए, यदि हम इसको, सरकार जो है RBI की मदद से क्या करे, इसको नियंत्रित करे, तो ये घटना क्या कहला रही थी, डिसइन्फ्लेशन। क्या कहला रही थी, डिसइन्फ्लेशन। और ये यदि डिफ्लेशन को सरकार जो RBI की मदद से कवर करे तो ये घटना क्या कहला रही थी, रिफ्लेशन। क्या कहला रही थी, रिफ्लेशन, ठीक है। यहाँ पर आप कीमत को धीरे धीरे उठा रहे हैं, जबकि यहाँ पर आप कीमत को क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे घटा रहे हैं, जिससे कि कीमतें कहाँ आ जाए, हमारे जनरल प्राइस लेवल पर आ जाएं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था, अब जो पॉइंट थे जो मैंने बोले थे, जो मैंने अभी समझाए थे उसके हिसाब से, डायग्राम के हिसाब से, मैं अब उसको आपको पॉइंट के हिसाब से बता रहा हूँ, नोट कीजिए। तो पहला पॉइंट क्या बनता है कि रिफ्लेशन डिफ्लेशन के विपरीत होता है, विपरीत होता है। दूसरा पॉइंट बनेगा कि रिफ्लेशन के विपरीत होगा। जब रिफ्लेशन डिफ्लेशन के विपरीत है तो डिफ्लेशन रिफ्लेशन के विपरीत होगा। दो पॉइंट हुए आपके। तीसरा देखिए, रिफ्लेशन को नियंत्रित करने के तरीके को डिसइन्फ्लेशन कहते हैं।
रिफ्लेशन को नियंत्रित करना डिसइन्फ्लेशन कहलाता है। चौथा पॉइंट, डिफ्लेशन को नियंत्रित करना रिफ्लेशन कहलाता है। डिफ्लेशन को नियंत्रित करना रिफ्लेशन कहलाता है। रिफ्लेशन को नियंत्रित करना डिसइन्फ्लेशन कहलाता है। डिफ्लेशन को नियंत्रित करना, यहाँ ठीक कर लीजिए, इस थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया इस पर, ये इन्फ्लेशन है और कहीं पहले पॉइंट भी गड़बड़ ना लिखे गए हों, देख लीजिएगा, अगर आपने लिख दिया है तो उसको ठीक कीजिएगा। इन्फ्लेशन, ठीक है। पहला जो सबसे पहला पॉइंट यदि आपका मिस्टेक हुआ है तो उसे ठीक कीजिए। पहला पॉइंट जो मैंने लिखवाया था वो क्या था कि इन्फ्लेशन, ये बाई मिस्टेक मुझसे रिफ्लेशन लिख गया था। इन्फ्लेशन का विपरीत डिफ्लेशन है। दूसरा पॉइंट था डिफ्लेशन का विपरीत इन्फ्लेशन है। तीसरा पॉइंट है इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने का तरीका डिसइन्फ्लेशन कहलाता है। इन्फ्लेशन को नियंत्रित करना डिसइन्फ्लेशन कहलाता है। चौथा है डिफ्लेशन को नियंत्रित करना, डिफ्लेशन को नियंत्रित करना रिफ्लेशन कहलाता है। और पांचवा पॉइंट ये देखिए, ये क्या है कि डिसइन्फ्लेशन का व्युत्क्रमानुपाती रिफ्लेशन है। ठीक है, क्या है पांचवा पॉइंट आपका, डिफ्लेशन का विपरीत डिसइन्फ्लेशन का विपरीत रिफ्लेशन है। क्या है? रिफ्लेशन है। ठीक, पांचों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, इसलिए उनको याद रखना, रटना नहीं है ग्राफ के माध्यम से। और इससे पहले मैंने आपको समझाया, सिर्फ समझना है, रटोगे तो भूल जाओगे, इसलिए इसको ठीक से समझ लेना है। यहाँ करके 4 टॉपिक आपके समाप्त हो गए, चारों में मैंने संबंध बता दिया। अब अगला टॉपिक है हमारा स्टैगफ्लेशन। ठीक है, बहुत छोटा सा है ये, इसको भी अभी कर लेते हैं। स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, और ये कहलाता है गतिहीन। क्या कहलाता है? गतिहीन। क्या होता है यहाँ पर? महंगाई प्लस मंदी। जब महंगाई के साथ साथ मंदी भी हो जाए, महंगाई के साथ साथ क्या हो जाए? मंदी हो जाए। अब समझिए महंगाई का मतलब क्या होता है? प्राइस का ऊपर बढ़ना। महंगाई बहुत तेज हो रही है, कीमतें बहुत ऊंची जा रही हैं, और ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है? मंदी का मतलब होता है बेरोजगारी बढ़ जाना, रोजगार कम हो जाना। अब देखिए इस स्थिति को हम गतिहीन कहते हैं। समझिए मेरी बात को, यदि क्या हो जाए कि महंगाई तो बहुत ऊंचे स्तर पर आ जाए, थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ, समझिए इसको। पहले जो हमारा 1 महीने का बजट था वो कितना था? 10,000 रुपये। ठीक है, पहले 1 मंथ का हमारा बजट कितना था? 10,000 रुपये। ठीक, ये हमारी इतनी इनकम होती थी, 10,000 रुपये हमारी प्राइस लेवल है, ये जनरल प्राइस लेवल है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। पूरे जीवन यहाँ पर हमारे पूरे महीने का बहुत आराम से चलता है। ये 10,000 रुपये ही हमारी इनकम है और इसमें अच्छे से इसको खर्च कर पा रहे हैं। लेकिन क्या हुआ यहाँ पर? महंगाई बढ़ गई। अब जो 1 महीने का जो खर्चा पानी है वो 10 के बजाय कितने रुपये का हो गया? 15,000 रुपये का हो गया। ठीक है, 10 के बजाय कितने का हो गया? 15,000 रुपये। जो 1 महीने का खर्चा हम 10,000 में चलाते थे, लेकिन महंगाई बढ़ने के साथ क्या हुआ कि 1 महीने का खर्चा अब कितने में चल रहा है? 15,000 में चल रहा है। और ऊपर से क्या हो गया? हमारा जो रोज़गार है वो भी छिन गया, ये रोज़गार हमारा कम हो गया, मतलब बेरोज़गारी हमारे साथ बढ़ गई और हमारी जो इनकम है वो कितनी हो गई? 5,000 रुपये
पर मंथ। तो 5,000 रुपये में क्या 15,000 का खर्चा चलाएंगे? नहीं चलाएंगे, बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। इसी को हम कहते हैं गतिहीन स्थिति, कि गति जो है बहुत तेज़ी से कम हो रही है। एक तो बेरोजगारी बढ़ रही है और दूसरा जो है हमारा रोजगार कम होता जा रहा है। ठीक है, देखिए महंगाई बढ़ जाए और मंदी में क्या हो, बेरोजगारी बढ़े तेज़ी से और रोजगार हमारा कम हो जाए। तो अब देखिए इसकी एक डेफिनेशन लिख लीजिए, महंगाई के साथ मंदी की स्थिति स्टैगफ्लेशन कहलाती है, स्टैगफ्लेशन कहलाती है। महंगाई के साथ साथ मंदी की जो स्थिति है वो स्टैगफ्लेशन कहलाती है। ठीक है, आज का आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। 2 वीडियोज इस टॉपिक पे बने थे। एक तो हम लोगों का एक सिर्फ रिफ्लेशन को लेकर के था, सॉरी इन्फ्लेशन को लेकर के था, सबसे पहला वीडियो। इसके बाद में 4 टॉपिक हम लोग और क्लियर किए, डिफ्लेशन, रिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन एंड स्टैगफ्लेशन। चारों टॉपिक्स मुझे लगता है कि आपको, उम्मीद करता हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई दिक्कत है तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, मैं उनको पूरी करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आप थोड़ा सा सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करने की कोशिश करें, जिससे कि हमारा चैनल भी थोड़ा सा आगे बढ़ सके। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, एक सुंदर सी बढ़िया सी क्लास आपके लिए लेकर के, और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।